हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? फिर ठंड के मजे ले रहे हैं? हाँ। ओके, तो रात के बज रहे हैं 8 और हम वापस आ चुके हैं आपके पास ये एमसीक्यू सेशन लेकर के। आप लोग को जैसा कि इन्फॉर्म किया था कि हर रात 8 बजे आप लोग के पास होंगे ये एमसीक्यूज। ओके, वी विल बी कंडक्टिंग दीज सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट एमसीक्यूज, देन वी विल मूव ऑन टू दी असर्शन रीजन, देन हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में बैठ के। ठीक है, तो ठंड का मौसम है, हल्की फुल्की बारिश भी है। हाँ, अपने रजाई गद्दों में बैठ करके तैयार हैं आप लोग आज के एमसीक्यू सेशन को अटेंड करने के लिए? ओके, ग्रेट। तो पिछला जो एमसीक्यू सेशन हम लोग को हुआ था वो था नेशनल इनकम के ऊपर। आज का जो एमसीक्यू रहेगा हमारा, वो हमारा एमसीक्यू सेशन होने वाला है नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। जो सेकंड हमारा यूनिट आता है मनी एंड बैंकिंग आता है। और इस यूनिट का आप वेटेज वैसे देखते हैं तो नियर अबाउट 8 मार्क्स का वेटेज है पूरा मनी एंड बैंकिंग दोनों मिला करके। तो आप मान के चल सकते हैं दो यहाँ से आपको एमसीक्यूज लगने चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन दो आने ही चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट दिस यूनिट मनी एंड बैंकिंग वाले का। तो आज का एमसीक्यू हमारा मनी एंड बैंकिंग पे है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी सेशन। ओके, तो तैयार हैं सभी जने अपने अपने आंसर्स के साथ? चलो बहुत बढ़िया। फिर ठंड के मजे तो ले ही रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यूज के मजे भी लेते हैं। आ जाइए। तो आज का टॉपिक है हमारा मनी एंड बैंकिंग। ओके, ये सेशन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज इसमें हमारे पास ज़्यादा है। नियर अबाउट 40 एमसीक्यूज हम लोग इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो मनी एंड बैंकिंग पहला एमसीक्यू आप लोगों की स्क्रीन पे इस तरह से। चलिए, पहला क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का प्राइमरी फंक्शन है? तो विदाउट एनी डाउट इसका आंसर है यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अरे इसी काम के लिए तो मनी का जन्म हुआ है। बार्टर सिस्टम को हटाकर हम मनी को क्यों लाए? ताकि हमको क्या मिल जाए? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट, मनी इज एन एसेट which can be stored for use in future, which can be stored for use in future. In the light of given statement, identify the function of money. इनमें से कौन से फंक्शन को यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू? मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सर फंक्शंस ऑफ मनी से टॉप ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर रहेगा क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टोर फॉर यूज इन फ्यूचर। तो मनी यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इन इंडिया इज। इंडिया में मनी सप्लाई, जैसे हम बात करते हैं ना मॉनेटरी एग्रीगेट्स, वी हैव मॉनेटरी एग्रीगेट्स, 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स, M1, M2, M3, M4। जिसमें से आपको ध्यान रखना है M1, M2 जो होते हैं दीज आर हाईली लिक्विड और इनको कहा जाता है नैरो मनी। जिसमें M1 जो होता है वो नैरोवेस्ट कहलाता है, M3, M4 कहलाते हैं ब्रॉड मनी, जिसमें M4 जो है उसको ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी माना गया है। M1, M2 they are highly liquid and when we talk about M3, M4 they are less liquid। क्योंकि M3, M4 में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे तो उसमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स को और ऐड करते जाते हैं। M1, M2 में लिमिटेड मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, तो M1, M2 दे आर नैरो मनी एंड दे आर हाईली लिक्विड। तो यहाँ पे बोला गया इंडिया में ये हमारे 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, बट एज यू नो हम लोग हमारे सीबीएसई के अंदर हम लोग को मॉनेटरी एग्रीगेट्स में केवल एक ही पढ़ने को दिया गया, दैट इज M1। तो M1 का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। सी माने करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डीडी बोले तो डिमांड डिपॉजिट्स, एंड ओडी बोले तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। डीडी तुम जानते हो कि डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं, वो पैसा होता है जो हमने बैंक में जमा कराया है इन सेविंग अकाउंट और इन करंट अकाउंट, और इसको हम अपनी डिमांड पे कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। इसको हम अपनी डिमांड पे विदड्रॉ कर सकते हैं कभी बैंक से। ठीक है, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा कराया था उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसको कासा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कासा। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स। ठीक है, so M1 supply in India is currency with the public, demand deposits with the public, या currency with demand deposits, तो it is C, currency with the public plus demand deposits with the bank. Okay, then next, सर आप कहेंगे ओडी तो दिया नहीं इसमें, ओडी विद आरबीआई।
तो बेटा कोई बात नहीं, ओडी वाला जो होता है उसमें वैसे भी अदर डिपॉजिट्स आती हैं आरबीआई की, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन गवर्नमेंट्स के थ्रू, तो कोई बात नहीं, वो नहीं दिया तो चलेगा। तो मेनली जो मेन कंपोनेंट है वो यही है, सी प्लस डी डी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ M1। क्लियर? देन नेक्स्ट, इन इंडिया सप्लायर्स ऑफ मनी आर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, या बोथ ए एंड बी। तो क्या लगता है सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है? तो सप्लायर्स ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। इसलिए ध्यान देना, जब हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं ना, M1 को मेजर करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी निकालते हैं, तो उसमें हम करेंसी, जो पैसा होता है जो कि हेल्ड है इसके द्वारा, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसको हम शामिल नहीं करते क्योंकि दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अब ये जो मनी सप्लाई निकलता है कब निकलता है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पता होगा मनी सप्लाई जो होता है बच्चों वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई जो होता है वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। कि मनी सप्लाई इज व्हाट? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर है डी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिफ्थ का डी। देन नेक्स्ट, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने बताया आपको अभी पिछले क्वेश्चन में दैट इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई? इनमें से क्या एक चीज मनी सप्लाई में काउंट नहीं होती है? तो अभी आपको M1 का फॉर्मूला ही लिखवा दिया मैंने यार, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। ओके, तो टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएगा क्या? ओके, करेंसी एंड कॉइन्स आएगा क्या? हाँ आएगा, सी का पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट आएगा, कौन नहीं आएगा? टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, टाइम डिपॉजिट्स जो होता है वो, जैसे आप M2 M3 में जाते हो ना, तो M2 M2 के अंदर टाइम डिपॉजिट्स हम लेते हैं, ठीक है? सॉरी M2 के अंदर नहीं, माय बैड, M3 में आप लेते हो टाइम डिपॉजिट्स। M2 के अंदर ये सी प्लस डी डी प्लस ओडी M1 के कंपोनेंट तो होते हैं, साथ में होता है सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस। M3 के अंदर जब जाते हो उसमें फिर आता है टाइम डिपॉजिट्स, इसलिए उसको ब्रॉड मनी कहा गया क्योंकि वो लेस लिक्विड है टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि ये वो डिपॉजिट है जिसको आप स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, तो दे आर लेस लिक्विड। ओके, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। देन नेक्स्ट, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी है, इज नहीं है, इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक या बोथ? तो बोथ आर दी मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, है ना? अगर सेंट्रल बैंक नोट छापेगी तो कमर्शियल बैंक ही हम तक पहुंचाती है, हम इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मेन तो सेंट्रल बैंक है। ना 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 ना, बोथ आर दी मेन सोर्सेस, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन भी अगर ध्यान हो तो कमर्शियल बैंक ही करता है, सेंट्रल बैंक नहीं करता है। तो इसका आंसर रहेगा बोथ। देखा, ये जो इस तरह की चीजें क्या कभी कंफ्यूजन पैदा कर देती है हमारे पास, हमारे अंदर एग्जाम में, और हम लोग गलत कर देते हैं गलती से कभी कभी। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के MCQ सेशन हम अटेंड करें और MCQs को हम सॉल्व करें, ताकि कोई भी तरह का एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन हमारे मन में ना रहे। हम लोग ऐसा पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के एग्जाम में सॉल्व कर कर आए और ऐसा झंडे गाड़ कर आए। नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। अगर स्तुति आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि क्रेडिट कार्ड क्या है। तो जनरली क्रेडिट कार्ड को हम लेते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी जो हम लेते हैं, अगर आप उसको ट्रांजेक्शन और उस वैल्यू के ऊपर लेते हो तो दो फॉर्म ऑफ मनी निकल के आती है, वन इज क्रेडिट मनी, अदर वन इज दी फुल बॉडीड मनी। तो क्रेडिट मनी का मैंने एक फॉर्म बताया था क्रेडिट कार्ड्स, है ना? तो मैंने कहा था कि इसका यस होना चाहिए, बट वो मैं गलत, मेरा वो अजम्पशन गलत था। क्रेडिट कार्ड जो है इट इज नियर मनी, पर वो मनी नहीं है ना? इट इज अ नियर मनी बट ये मनी नहीं है। ओके, मनी में आप मेनली करेंसी और डिमांड डिपॉजिट ले रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड इज नॉट मनी। ओके, तो क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज दे आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डिफरिंग पेमेंट। ये बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो मनी नहीं होते, बल्कि वो एक तरीका है जिससे आप अपनी पेमेंट को डिले कर पा रहे हो। When you buy a meal with a credit card, the bank that issued the card pays the restaurant the amount that is due. आपने कोई चीज खरीदी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आपने पे नहीं करा है, आपके बैंक ने पे करा है, परहैप्स विद इंटरेस्ट, और आपको इंटरेस्ट के साथ बाद में पैसा चुकाना पड़ रहा है टू दी बैंक। फॉर दिस यू माइट यूज द मनी इन योर डिमांड डिपॉजिट्स एंड दैट मनी इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ मनी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन विद एन इंक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड? तो आप बताओ, अगर इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कार्ड के यूज बढ़ेंगे तो इनमें से क्या चीज होगी? अगर इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कार्ड के यूज बढ़ेंगे तो इनमें से क्या चीज होगी? तो समझो क्रेडिट कार्ड के लिए अपन ने क्या बोला, वो एक तरीका है हमारी पेमेंट को डेफर करने का, आगे बढ़ाने का।
अल्टीमेटली बाद में आकर के आपको पेमेंट करना है तो अपने मनी सप्लाई में से करोगे, तो अल्टीमेटली बाद में जाके मनी का एक पार्ट बन जाता है, इसलिए हम उसको नियर मनी बोल रहे हैं। बट करंटली क्योंकि हम मनी सप्लाई मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया विद द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, आपकी वजह से मनी की डिमांड कम हो गई ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया। तो विद द एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड व्हाट विल हैपन, तो सर whether it will increase in money supply or decrease in money supply, increase in money demand or decrease in money demand, तो इसका आंसर है decrease in money demand. It will reduce the money demand. लोग करेंसी नहीं रखना चाहेंगे, डिमांड डिपॉजिट नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है क्रेडिट कार्ड है, इससे पेमेंट कर देंगे, बाद में इसको चुका देंगे। तो एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ मनी सप्लाई, इट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ मनी सप्लाई। देन नेक्स्ट, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लेंडिंग करने के लिए, तो आंसर इज कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक नहीं करता क्योंकि जनरल पब्लिक से डील नहीं करता ना, तो कमर्शियल बैंक इज द आंसर। Banks use the major portion of the deposits to keep as reserve, to meet their routine expenses, to extend loan or to meet renovation, तो इसका आंसर है to extend loans। भाई अगर 4% CRR है और 18% SLR है, दोनों को ऐड कर लो 22% आता है करंटली, तो 22% तो क्या मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल है, 20% मान लेते हैं, LRR 20% आता है, तो 20% आपको ओवरऑल रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी 80% का क्या करोगे, लोन दोगे। तो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसका हमारा है, टू एक्सटेंड लोन्स, तो 11th का सी। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जिसको मैंने क्या बोला था, कासा। तो फर्स्ट एंड थर्ड किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका आ रहा है सी के अंदर, तो सी इज द आंसर। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज चेकेबल डिपॉजिट्स, जिसके लिए आप चेक इशू कर सकते हो, तो भैया सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो बड़ा ध्यान रखना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के अगेंस्ट में चेक इशू कर सकते हो। तो अब इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा, डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी आ गया और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी आ गया, और ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी और ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, और इसके अगेंस्ट में आप चेक इशू कर सकते हो। अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स यू कैन इशू चेक एज वेल, तो इसका आंसर है डिमांड डिपॉजिट्स। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वन करेंसी, 1 रुपी करेंसी, 1 रुपए का करेंसी नोट इन इंडिया। 1 रुपए का नोट छापने की अथॉरिटी किसके पास है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई केवल क्या करता है, 1 रुपए से अधिक के डिनोमिनेशन की जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करता है, ठीक है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का जो नोट है वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Which of the following is correct with reference to Ministry of Finance? It issues only coins? No, अभी तुमको पता है 1 रुपए का नोट भी इशू करता है। It issue all type of currency? नहीं। It issue 1 rupee note and coins? Yes, C is the answer. The answer is C, 15th का C. Now next, in the context of commercial banks, which of the following alternative is correct? Commercial bank के अगर नज़रिए से कोई बात देखी जाए तो इनमें से कौन सा alternative सही है? Deposits are liabilities of banks. Commercial banks are creator of money. Commercial banks accept deposits of the general public. Commercial bank accept deposits of the general public. Accept deposits of World Bank. कौन कमर्शियल बैंकिंग बोल रहा होगा, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बी ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, और या फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो बेटा फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही गलत है, एग्रीकल्चर रूरल की बात होती ही नहीं है। तो डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, हाँ क्यों, क्योंकि वो डिपॉजिट्स आपको वापस से क्या करनी है, रीपे करनी है, पब्लिक वो पैसा वापस से मांग के ले जाएगी, तो यस दे आर लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। और जनरल पब्लिक का ये भी था, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन द ऑफ द जनरल पब्लिक, ये भी सही है। एंड कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ मनी, यस दे क्रिएट मनी विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो इसके तीनों आंसर सही हैं ये वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन है सी, 16 का सी। देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। तो इनवर्स ऑफ
लीगल रिजर्व रेशियो या प्रोपोर्शनेट टू लीगल रिजर्व रेशियो, सॉरी प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट होता है क्या, एक्चुअली प्रोपोर्शनेट वाला क्या पता नहीं, पर 1/LRR इसका फॉर्मूला होता है, तो यस इट इज द इनवर्स ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, देन नेक्स्ट, सपोज in an economy the initial deposits of 400 crore lead to the creation of total deposits worth rupees 4000 crore. Under the given situation the value of reserve requirement would be, इनिशियल डिपॉजिट 400 दे रखा है, जिसके जिसके बलबूते पे आपने 4000 करोड़ रुपया टोटल क्रिएट किया इन दी इकोनॉमी, तो आपको इस केस में रिजर्व रिक्वायरमेंट की निकालनी है, मतलब एलआरआर की वैल्यू निकालनी है, कुल मिला करके क्या निकालना है, एलआरआर। अब देखो समझना, अब एलआरआर डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, पहले आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर निकालने के बाद आप एलआरआर निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखें तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का आपका फॉर्मूला होता है कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, जो आपके इनिशियल डिपॉजिट्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मनी मल्टीप्लायर से। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना दिया है, 4000, इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी है, 400, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, तो मनी मल्टीप्लायर आ गया हमारा 10। अब इन्होंने हमसे पूछा है रिजर्व रिक्वायरमेंट बताओ, तो यानी हमको एलआरआर की वैल्यू निकालनी है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/LRR, और ये इधर 10, तो एलआरआर को इधर ले जाओ, ये 1/10, यानी आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना आ गया, 0.1, तो इसका आंसर कितना है, 0.1 सी। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 0.1। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आई ये चीज। डन है, अच्छे से समझ लो ये चीज, क्या किया अपन ने क्या नहीं किया। पहले आपने मनी मल्टीप्लाई निकाला, और उसके बाद में आपने क्या निकाला है, लीगल रिजर्व रेशियो निकाला है। डन, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, so what will be an amount of the total reserves after an initial deposits। अब ऑल्दो इसने इधर टोटल रिजर्व बोला है, पर ये इधर बोलना चाह रहा है टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा जब आपका रिजर्व रेशियो 20% है। तो इफ एलआरआर इज 20%, तो मनी मल्टीप्लाई निकालते हैं पहले, 1/20%, तो दैट विल बी 5, मनी मल्टीप्लाई विल बी 5, और इसने बोला इनिशियल डिपॉजिट है 200, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, तो इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, तो इनिशियल डिपॉजिट्स है 200, मनी मल्टीप्लायर है 5, टोटल क्रेडिट क्रिएशन आपकी तरफ से कितना हो रहा है, 1000, तो इसका आंसर है सी, 1000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, यानी मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहा है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर नाम लगा दिया परंतु वही बात कर रहा है, तो उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/LRR। ठीक है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो 20 का सी। नाउ नेक्स्ट, डैश बैंक इन इंडिया इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, एक्सिस बैंक, रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, बाय वेरिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बाय वेरिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आरबीआई, इनमें से क्या आरबीआई का एक फंक्शन नहीं है, टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये तो फंक्शन है, टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया है भाई, ये तो है, ये भी फंक्शन है, यस गोल्ड का रिजर्व रखता है, टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यस सर सरकार को एडवाइस करता है, बीइंग अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई सरकार को फाइनेंशियल बेसिस, फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस देता है, इकोनॉमिक मैटर्स पे एडवाइस देता है, इवन एट बजटरी मैटर्स पे एडवाइस देता है, ध्यान रखना। ठीक है, टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, नहीं ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, तो इसका आंसर है डी, कि इनमें से क्या एक फंक्शन नहीं है, तो डी एक फंक्शन नहीं है, 22 का डी। नाउ नेक्स्ट, द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मीन्स गवर्नमेंट कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ पुअर फार्मर, नो, सेंट्रल बैंक कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ अदर बैंक्स इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यस यही इसका आंसर है। ठीक है, बी इज द आंसर,
ये सेंट्रल बैंक आ रहा है दूसरे बैंकों की मदद करने एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, उम्मीद की आखिरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है ना। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोजेस 25 लाख की पेनल्टी, ये हटाओ इसको, इग्नोर करो, 25 लाख पेनल्टी ऑन एक्सिस बैंक। 25 लाख की पेनल्टी लगा दी रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के ऊपर, क्यों? कि उसने केवाईसी रूल्स को वायलेट करा। अ पर्सन रीड दिस हेडलाइन एंड वंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आरबीआई हैज परफॉर्म। तो आरबीआई ने जो काम किया पेनल्टी लगाने वाला, तो इसके तहत आरबीआई इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपको ये बताना है। वेदर आरबीआई इज परफॉर्मिंग बैंकर टू द गवर्नमेंट, नो। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, यस। आंसर है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, जो कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है हमारा। मिस्टर किशन, एन इकोनॉमिक्स टीचर, वॉज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ समटाइम्स। क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे थे वो सुनना। समटाइम्स कमर्शियल बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स इन इमरजेंसी, कभी कभी इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत पड़ जाती है। एंड दिस हैपेंस इन टाइम्स व्हेन बैंक सफर द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर, जब लोग पैसा जमा नहीं कराते उस समय पैसों की कमी पड़ जाती है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब फंड्स का रिक्वायरमेंट रहता है तो पैसे की मदद लेके कौन आता है? आरबीआई। और उस काम को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, इसका आंसर है बी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। नाउ नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि ये सरकार को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रहा है, यस। इट प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट टू रीपे एक्सटर्नल डेट, क्योंकि आरबीआई जो है वो कस्टोडियन है फॉरेन करेंसी का, तो यस वो सरकार को एक्सटर्नल डेट पे करने के लिए फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। इट मैनेजेस पब्लिक डेट, यस पब्लिक डेट को मैनेज करता है सरकार के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, ये भी सही है। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट, यस। तो चारों ही ऑप्शन सही है, यानी डी इज द आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 26 का डी। नाउ नेक्स्ट 27, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई कैन बी। इनमें से क्या एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है? दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ऑपरेशन ओएमओ, ये सारे क्वांटिटेटिव में आते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन और आपका ये जिसमें आप वो कोटा फिक्स करते हैं, क्रेडिट कोटा फिक्स करते हैं ना, वो तीनों आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। देखो कोटा वाले का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और वो क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है नाउ, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई कैन बी बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। नाउ क्वांटिटेटिव था ना, हाँ। नाउ नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई कौन कौन से है? बैंक रेट है, हाँ है। रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट है, हाँ है। रेपो रेट है, हाँ है। कैश रिजर्व रेशियो है, हाँ है। यानी चारों के चारों डी इज द करेक्ट। रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक। सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए बैंक इनमें से क्या कर सकता है? बाय करेगा सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट, अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में आके बाय करेगा, खरीदेगा, तो पैसा वो देगा, है ना। तो खरीदेगा तो नहीं, क्योंकि पैसा दे रहा है तो उससे इकोनॉमी में क्रेडिट जा रहा है। सेल करेगा सिक्योरिटी, लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाओ, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के लिए गए तो आपका पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। तो उससे क्या हो गया? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसके थ्रू वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। नाउ नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। इनमें से कौन सा वो रिजर्व रेशियो है जिसके कारण, जिसमें कमर्शियल बैंक को पैसा आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है? तो सीआरआर। ठीक है, ये वो रेशियो जिससे आपको पता चलता है कि इतना इतना कैश का रिजर्व आपको आरबीआई के पास मेंटेन करना है। एसएलआर में तो जो बैंक होता है वो खुद ही के पास मेंटेन करके चलता है, वो लिक्विड रिजर्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 31, नंबर ऑफ टाइम्स द टोटल डिपॉजिट्स वुड बी ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट डिटरमाइंड बाय। इनमें से किसकी वजह से आप पता लगा पाते हो कि भाई कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनिशियल जो डिपॉजिट है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी? तो मनी मल्टीप्लाई के थ्रू पता लगता है। मनी मल्टीप्लाई किसके थ्रू निकलता है? लीगल रिजर्व रेशियो 1/LRR। तो 31 का बी। 32, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। बाइंग एंड सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इनमें से किसके थ्रू आप सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाओगे इकोनॉमी में? डिमोनेटाइजेशन? नहीं, उससे तो कम हो जाती है। बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मैंने आपसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, मैंने आपको पैसा दिया, यस, इसी से हम क्या करेंगे? सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाएंगे। बाकी इन सब से क्या होगा? कम होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सेम कैसे आ गया वापस? नाउ रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो रेट कौन सी रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक परचेस कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी? नो। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक? यस। कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक? नो। शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक? नो। तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, ओनली टू, ओनली सेकंड, सी इज द आंसर। डन। द कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो आर सीआरआर प्लस एसएलआर। एलआरआर का फॉर्मूला क्या है? सीआरआर प्लस एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो प्लस कैश रिजर्व रेशियो। द पार्ट ऑफ एलआरआर केप्ट बाय द बैंक देमसेल्फ। एलआरआर का वो हिस्सा जो बैंक खुद के पास रखता है, तो एसएलआर जो होता है, एसएलआर का हिस्सा बैंक अपने पास रखता है, सीआरआर आरबीआई के पास जमा कराता है। तो इसका आंसर क्या है? एसएलआर। द टर्म डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। एक ऐसा कृत्य जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? एक करेंसी का जो स्टेटस है लीगल टेंडर का, आप उससे वो छीन ले रहे हो। ये 1000 रुपए का नोट है, इसको बैन कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये एक्ट क्या कहलाता है? ये एक्ट कहलाता है डीमोनेटाइजेशन। 2016 8 नवंबर, आप लोग को याद होगा, उस दिन यही तो किया गया था। हमारी करेंसी से उसका लीगल स्टेटस का, जो लीगल स्टेटस का टाइटल उससे छीन लिया गया था, बैन कर दिया गया था। दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। इनमें से कौन सा बैंक जनरल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करता? तो आरबीआई। सेंट्रल बैंक कभी जनरल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, कमर्शियल बैंक ही करता है। तो इसका आंसर आरबीआई। बाकी सारे तो कमर्शियल बैंक है ना आपके। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। कितना क्रेडिट क्रिएट करेंगे तो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर पे। मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है एलआरआर पे। एलआरआर डिपेंड करता है सीआरआर प्लस एसएलआर। तो सीआरआर, एसएलआर और इनिशियल डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि एलआरआर से मनी मल्टीप्लाई निकलेगा और मनी मल्टीप्लाई को डिमांड इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पता चलेगा टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना है। तो आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का जो अंदाजा लगता है किससे लगता है? सीआरआर, एसएलआर और इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके। तो ये आपके मनी एंड बैंकिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, जिनमें थोड़ा आपको समझने की जरूरत थी, जिनमें आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता था, वो सारे हमने एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करे। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करे। तो ये 40 एमसीक्यूज हमारे हो गए, और इसी के साथ हमने सक्सेसफुली मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यू सेशन को भी यहाँ पे समाप्त करा। आई होप तुम सब लोग को समझे होंगे सारे क्वेश्चंस, तुम लोग के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, और तुम लोगों ने इन एमसीक्यूज को मुझसे पहले ही कर लिया होगा। ओके, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। बढ़िया से आप लोग ठंड का मजे लें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ठंड में पढ़ने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, आराम से रात का समय निकालें, पढ़ें, रजाई गद्दा अपने साथ रखें, और ऐसा मध्यम मध्यम म्यूजिक के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग जो एमसीक्यूज करेंगे वो करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी नेक्स्ट यूनिट जो एडीएस वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय श्री राम।